हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। जैसा कि हर रोज हम आपको टॉप 50 वो क्वेश्चन कराते हैं जो केवल आयोग द्वारा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू इसका टारगेट है। पिछले 20 साल के हर एग्जाम के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई वगैरह से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए कहना जरूरी है कि जो मैं क्लास का डिस्कशन देता हूं नीचे क्वेश्चन के, तो वो जरूर किया करिए, क्योंकि आने वाले संभावित क्वेश्चन उन टॉपिक से बनेंगे। विश्वास करिएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप मेरी क्लास के बाद फिर आपको कहीं कोई जीएस के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। कह रहा है इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। 1784, 65, 1815 और 1793। तो आपको पता है 1765 में इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। ठीक है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। पहली संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, ध्यान रखना। वही दूसरी संधि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। कह रहा इसी संधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा हरजाना के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए थे और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई थी कंपनी को। अवध के शेष क्षेत्र को इलाहाबाद में वापस से लाया गया। तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों संधि आपको तैयार करना क्या है, बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित हैं। अमीर खुसरो के बारे में काफी पूछा जाता है। पटियाली से, फिरोजाबाद से, उन्नाव से या सुल्तानपुर से। तो याद रखना, दिमाग में भर लो, पटियाली से। अमीर पटियाली से हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, एटा जिले में पड़ता है ये, कासगंज उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1253 में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली में 6 सुल्तानों के साथ इन्होंने काम किया था। अमीर खुसरो सूफियों, विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक रहे थे। उन्होंने अपने काव्य संगीत के माध्यम से भारतीय सूफी संस्कृति में महान योगदान दिया था। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 1858 में दिल्ली डिविजनल को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। नई राजधानी जो आगरा से स्थानांतरित की थी, तो नई राजधानी कहां बनाई थी? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज बनाई गई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को दो उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की और उत्तर पश्चिम प्रांत तथा अवध के रूप में बांटे गए। एक तो उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। और 1920 में, कब 1920 की तारीख याद रखना, प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। एक एक पॉइंट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा अवध किसान सभा, अवध किसान सभा से क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए जानना जरूरी है। कह रहा किसानों के विरुद्ध, पहला है अवध किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित। दूसरा कह रहा है किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। तीसरा कह रहा है नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थित किया था। कह रहा चरण सिंह द्वारा स्थापित थी, चौधरी चरण सिंह द्वारा। तो कितने कथन सही हैं? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसमें से 4 कथन सही हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से सही हैं? एक तो बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को रूर प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था, नाम भी याद रखना, बाबा रामचंद्र। वही कह रहा है यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। इस सभा में नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन किया गया था, उन्मूलन का विरोध किया गया था। इस किसान सभा ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इन मुद्दों का समर्थन किया। कह रहा इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, 14 की, ना कि चरण सिंह ने। तो लास्ट वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ऊपर के चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिमाग में भर लेना टॉपिक को, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और शानदार टॉपिक जो कल भी देखने को मिला था, आज फिर से देखने को मिलेगा। सुमिलित करा रहा है 1857 के विद्रोह में कौन नेता कहां से प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ध्यान रखना, जब भी बात आती है लखनऊ की तो बेगम हजरत महल, सी वाला आंसर होना चाहिए। जब भी बात आती है मथुरा की तो देवी सिंह आंसर होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और जब भी बात आती है मेरठ की तो कदम सिंह का नाम होना चाहिए। और जब भी बात आती है
इलाहाबाद की तो ध्यान रखना मौलवी लियाकत अली का नाम होना चाहिए। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको दे रखा है, हर चीज आपको दिमाग में रखनी है तो ही बात बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी असिस्टेंट स्टोर कीपर असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। कह रहा है एक आंदोलन जो 1921-22 के बारे में कौन सा कथन गलत होगा। अब यहाँ आपसे गलत पूछा गया है। कह रहा है एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पास पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। बिल्कुल किया था, वो पासी ही किसान थे, किसानों के शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन किया था, और जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। किसने, मदारी पासी ने, ये ध्यान रख लेना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। तो ये जमींदारों वाला जो स्टेटमेंट है ना, यही गलत है। जमींदारी नहीं, किसानों के शोषण के विरुद्ध था। तो बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है यह आंदोलन प्रारंभ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है बी इसमें गलत हो जाएगा। तो आप लोग बाकी सब सही होंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्हें आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की क्या की थी, रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी, जलालुद्दीन हुसैन इंजू सराजी, सैयद अख्तर हुसैन रिजवी या अकबर इलाहाबादी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा नंबर ए होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन होगा, मलिक मोहम्मद जायसी इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आप लोग दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है ना। कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस में रहने वाले थे। जायस के, किसके, जायस के। और जायस कहाँ पड़ता है, अमेठी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। क्योंकि मैं आपको इस समय उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कह रहा उनकी पद्मावत रचना प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी की प्रमुख रचनाएं थी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है, बेहद इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको चूक नहीं करनी इन क्वेश्चन में। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव थे। 1955-56 के रूप में कार्य किया था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं उस समय, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय कांग्रेस तो थी, प्रजा सोशल पार्टी और जनता पार्टी। तो ये प्रजा सोशल पार्टी से थे। कहां, प्रजा सोशल पार्टी, सी इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। श्री चंद्रशेखर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे 1955-56 में। कह रहा वो 1977 में 1977 से 88 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव भी चुने गए थे। वो लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति चुनने के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना। तो ये भी इंपोर्टेंट है। अगला कह रहा है अवध के शासन के अंतिम चरण में, अवध लखनऊ वाला क्षेत्र आप सबको पता है, कानपुर का निर्माण कई गांव को मिलाकर किया गया था। निम्न में से कौन सा गांव उन गांव में से नहीं था। सीमामाऊ, कुरस्वाम, बिट्ठूर या पटकापुरा। तो इसमें जो बिट्ठूर है कानपुर का, ये शामिल नहीं था। कह रहा कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण के कई गांवों को मिलाकर किया गया था। इन गांवों में सीमामऊ, कुरस्वाम, पटकारा, जूही गांव शामिल थे, जबकि बिट्ठूर इसमें शामिल नहीं था। कह रहा इस शहर की स्थापना संचेदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी, ध्यान रखना। कानपुर का मूल नाम कान्हापुर था पहले, तो ये नाम भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना, कान्हापुर, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, यूपीएससी वीडियो का क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था। 1803 में अंग्रेजों द्वारा जब आगरा पर कब्जा किया गया था, उससे पहले कौन था इसमें, तो सबको पता है उससे पहले मराठाओं का शासन था इस पर, मराठाओं से छीना था, ठीक है। 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठा सत्ता पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, झालम के आसपास के समूचे क्षेत्र पर, जिसमें हमारा अलीगढ़ भी शामिल था, कब्जा कर लिया। कह रहा आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ये भी फैक्ट कई बार पूछा जाता है, तो जो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है वो सब मैं शामिल करने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। बहुत ही इंपोर्टेंट है, 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से शामिल हुआ था, ये भी पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल भी कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता नाना साहब जो थे वो कानपुर से शामिल हुए थे। तो ए का तो फर्स्ट हो जाएगा, ये ध्यान रख लो, ठीक है। ए का फर्स्ट किस में है, तो डी वाले में है, यहीं से आंसर हो रहा है। कारू भगत जो थे रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी थे, कारू भगत। मौलवी अब्दुल्ला जो थे वो फैजाबाद में थे, और खान बहादुर खां थे वो बरेली में थे। तो एक का एक, दो का दो और तीन का तीन और चार का चार हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट डाटा है, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। तो सबको पता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी की क्या करी थी, स्थापना करी थी उत्तर प्रदेश में, 1571 में की थी। ये भी ध्यान रख लेना। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है, ये ध्यान रखना। यस है,
अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा या सारनाथ। तो श्रावस्ती है सबसे ज्यादा, यहाँ पे उन्होंने प्रवचन भी दिए थे, ये ध्यान रख लेना। कह रहा कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया था और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई महान क्या किए थे, चमत्कार भी किए थे। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था। उत्तरी कौशल की बात कर रहा है ये। कौशाम्बी, श्रावस्ती, अहिछत्र या काशी। तो ध्यान रखना श्रावस्ती था। कह रहा महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत जो आज अयोध्या है। तो यहाँ का प्रसिद्ध राजा था प्रसेनजित, इसका भी नाम याद रखना। कई बार इसके युद्ध बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से। अभी यूपी करा रहे हैं तो केवल यूपी तक सीमित रहेंगे। कह रहा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। ये मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या रोमेश चंद्र दत्ता। तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। ध्यान रखना 1909 में आगरा में आयोजित सम्मेलन, जब ये संयुक्त प्रांत था, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोतीलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। कह रहा फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रख लेना। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है ये, यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा उत्तर प्रदेश के आगरा से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी को विजय का नगर जाना जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतेह है, फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजय। मुगल काल में बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 में साम्राज्य को राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जैसे जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल, इबादत खाना काफी फेमस रही। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़। हर कोई जानता लखनऊ में इमामबाड़ा जो है ना, छोटा बड़ा इमामबाड़ा, वो काफी अच्छी स्मारक स्थल है। ठीक है, मंडी परिषद में पूछा गया यूपीएससी में। कह रहा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। कह रहा इसका बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसमें आसफी मस्जिद भी है। कह रहा यहाँ गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची ऊंची क्या है, मीनारें हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, किस दरबारी कवि ने लिखा था। बाणभट्ट ने, बहारवी ने, हरिसेन ने, कालिदास ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये हरिसेन द्वारा लिखित है, जो समुद्रगुप्त की क्या करता है, प्रशंसा करता है। आप ये बताओगे मुझे कमेंट में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है ना। और अकबर ने बुलंद दरवाजा कहां पे बनवाया था और किस वर्ष बनवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी आप तीनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में दोगे हर बच्चा। ठीक है, तो कह रहा है ये इनके दरबारी कवि थे। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता, विजय, उनके शासनकाल का वर्णन भी मिलता है। कह रहा है यह इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित अशोक स्तंभ पर क्या किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है। आप लोग ये बताओगे तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें कौन राजा था, किस राजा के शासनकाल में हुई थी और कहां पर हुई थी और किस वर्ष हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताओगे। कह रहा परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, का जन्म कहाँ पे हुआ था। प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में या कुशीनगर में। तो ध्यान रखना गोरखपुर में हुआ था। होम्योपैथी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, परमहंस श्री योगानंद गिरी जिन्हें मुकुंदलाल घोष का भी कहते हैं, 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कह रहा श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इनका क्या हुआ था, प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये बताओगे मुझे, ये जो गोरखपुर है यहाँ पे नाथ संप्रदाय है, तो नाथ संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसके एक संत योगी आदित्यनाथ भी हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये संप्रदाय किसने स्टार्ट किया था। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के द्वारा किया गया, सादत अली खां, शुजाउद्दौला के
या आसफुद्दौला या बाजिद अली शाह, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा आसफुद्दौला का, आसफुद्दौला का। कह रहा लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के नवाब आसफुद्दौला के अधीन हुआ। लखनऊ में चित्रकला की बास एवं टप्पा के नाम से दो शैली विकसित हुई, एक बास और एक टप्पा, दोनों शैली याद रखना लखनऊ की है। कह रहा लखनऊ में चित्रकला शैली का विकास मुख्य रूप से अवध के नवाबों के संरक्षण में यूरोपीय प्रभाव में हुआ था। आप लोग बताओगे अवध के अंतिम नवाब कौन थे, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, क्वेश्चन आंसर में मैं देखूंगा, ठीक है, कमेंट में, तो सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई के लिए, कालीन निर्माण के लिए, चिकनकारी के लिए, चमकदार मिट्टी के बर्तन के लिए। तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा कालीन निर्माण के लिए, कारपेट बनाने के लिए, कालीन मतलब कारपेट। यूपीडब्ल्यूएससी जेईई में पूछा गया, यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, 25 में भी और 26 में भी, तो लगातार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में भदोही जिला कालीन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भदोही को कालीन नगरी कहते हैं। हाथ से बने कालीन के लिए भदोही विश्व प्रसिद्ध है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र में कालीन की क्या की गई थी? बुनाई की गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो आप लोग कह रहा प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये एकदम सही है। नवाबुद्दीन सिद्दीकी का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था, ये भी सही है। सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ था, ये भी सही है। मुजफ्फर अली प्रयागराज में हुए थे, ये गलत हो गया, क्योंकि मुजफ्फर अली का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ये याद रखना, ये प्रदेश की राजधानी है। कह रहा पंडित और बाद बाकी तो सब सही है, इनके बारे में बताने की आपको ज्यादा आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्न में से कौन सी है? पत्थर के लिए कडप्पा पत्थर, स्टोन, सॉप स्टोन, संगमरमर या सभी? तो ध्यान रखना तीनों को यूज किया जाता है, कडप्पा को भी, सॉप को भी और संगमरमर को भी, ये तीनों ही इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प, मूंज भी कहते हैं इसे, उत्पादों में लोकप्रियता हासिल की है, ये बात एकदम से सही है। कह रहा इस गेहूं के शिल्पकार अनोखी कलाकृति बनाते हैं, जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े में फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सही है। कह रहा बहराइच देवीपाटन जिले के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, ये गलत हो जाएगा, ये उत्तर पूर्वी भाग में है। देवीपाटन के बहराइच जो उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। आप लोग ये बताओगे कमेंट में बहराइच किस मंडल में पड़ता है? ललितपुर किस मंडल में पड़ता है? कमेंट में लिखना। बहराइच किस मंडल में पड़ता है? कमेंट में लिखना। और सोनभद्र किस मंडल में पड़ता है? कमेंट में तीनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया है, कह रहा जीआई टैग को लेकर के, वॉल हैंगिंग, हस्तनिर्मित दरिया, कैंची, हस्तनिर्मित कालीन, ये दे रखे हैं, कौन को कौन मिला? तो वॉल हैंगिंग जो है ना वो गाजीपुर का है, पहला वाला जो है उसका सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा पहले वाले का, ठीक है ना, ध्यान रखना, पहले वाले का सी होगा, वॉल हैंगिंग, ठीक। दूसरा वाला जो हस्तनिर्मित दरिया जो है ये मिर्जापुर का है। कहाँ का भाई? इसका डी हो जाएगा, मिर्जापुर का है। कैंची मेरठ की है, सबको पता है कैंची मेरठ की है। चाकू आप लोग बताओगे कमेंट में, चाकू कहाँ का है? चाकू कहाँ का है? चाकू हस्तनिर्मित कालीन भदोही की है, ठीक है, ये अभी बताई थी हमने, काफी फेमस है, ध्यान रखना। तो ये एक एक पॉइंट आपको तैयार करना है, दिमाग में भर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, बड़े से बड़े एग्जाम को आप फोड़ के आ जाओगे अगर ये तरीके से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर कौन सा शहर है जो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और लखनऊ। सबको पता है मुरादाबाद जो है वो पीतल के लिए काफी फेमस है, पीतल के बर्तन बनते हैं। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी होती है, आगरा में मिट्टी खिलौना उद्योग है, लखनऊ में जरदोशी और चिकनकारी के लिए क्या है? फेमस है। मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ब्रास सिटी, ठीक है। बड़े पैमाने पर विदेशों में क्या होता है? यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है। आप लोग बताओगे कैंची नगरी किसे कहते हैं और चाकू नगरी किसे कहते हैं, ये बताओगे। और खेल कूद का सामान, ठीक है ना, ये कौन शहर फेमस है? ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताओगे खेल कूद के सामान के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में कला का पर्याय बना हुआ है, कौन? हाथ छपाई, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला। तो ध्यान रखना जो हाथ छपाई है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की कला का पर्याय बना हुआ है, फर्रुखाबाद का ध्यान रखना। रटन मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है, इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ, फर्रुखाबाद इस कला केंद्र के क्या है भाई? मुख्य केंद्र हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो यूपी SSSC पेट 2022 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य में कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, कजरी, लघु कला या सांझी? तो इसका आंसर सांझी हो जाएगा, ध्यान रखना। सांझी कला मथुरा की स्टेलिंग परंपरागत कला में, इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी,
श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई क्या है, ये कला है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, लखनऊ की, आगरा की, कानपुर की या वाराणसी की। तो ये ब्रोकेड जो है वो वाराणसी की है ना। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कला है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूँ, कह रहा भोजन के समय खाद्य पदार्थों की सजाने की औपचारिक परंपरा निम्न में से कौन से हैं? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या खरीजा। तो इसमें दस्तरखान जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। दस्तरखान एक प्रकार का कपड़ा या मेजपोश होता है जिस पर भोजन परोसा जाता है। यहाँ परंपरा विशेष रूप से मुस्लिम और नवाबी संस्कृति से क्या है, ये परंपरा जुड़ी हुई है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों और वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? दशरथ, भीमसेन, लक्ष्मण या रावण से? तो ध्यान रखना रावण से हुआ था इसका, मंदोदरी का। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम माया राष्ट्र के लिए जाना जाता है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के अनुसार रावण राक्षस राज का एक पात्र से हुआ था। रावण लंका का कौन था, राजा था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगरा किले के बारे में कौन सा कथन सही है? अकबर ने इसका निर्माण कराया था, तो एकदम से सही है। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खां की देखरेख में हुआ था, ये भी सही है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी तो गलत हो जाएगा, अब्दुल खान वाला है ना, ये अब्दुल खान नहीं है। ठीक है ना, तो अकबर ने स्वयं अकबर की स्वयं की देखरेख में ये हुआ था, तो बी गलत हो जाएगा। ए और सी इसका सही है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वही कह रहा बुलंद दरवाजे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये भी आपको ध्यान रखना, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कह रहा इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया था, ऐसा नहीं है। इसे गुजरात विजय, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसे। ठीक है ना। कह रहा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ये भी बात सही है। या फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये तीन सही है इसमें, और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी इसका, और गलत ही पूछा उसने आंसर, तो ये आप बी आंसर बता देना। ठीक है। कह रहा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? न्यू क्लासिकल, इंडो सार्सेनिक, विक्टोरियन गॉथिक या आर्ट डेको का? तो ये इंडो सार्सेनिक शैली का क्या है, उदाहरण है। यूपीडब्ल्यूएससी में पूछा गया जूनियर एनालिसिस्ट ड्रग के लिए। कह रहा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सार्सेनिक शैली का उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी का निर्माण विक्टोरिया गॉथिक शैली में किया गया था, छत्रपति शिवाजी वाले का। ठीक है, तो ये विक्टोरिया गॉथिक शैली से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध बरुआ सागर के किला का निर्माण किसके द्वारा कब किया गया था? शमशेर खान के द्वारा, राजा भीर सिंह के द्वारा, राजा गंगाधर राव द्वारा या राजा उदित राव द्वारा? तो ध्यान रखना राजा उदित राव ने प्रसिद्ध बरुआ सागर किले का निर्माण कराया था। ठीक है, ये ओरछा के राजा थे उदित राज, और ये किला कहाँ पे था, झांसी में था। ध्यान रखना, कह रहा इसी स्थान पर राजा उदित राज ने बरुआ सागर ताल का भी निर्माण कराया था। ये ताल था। झांसी शहर पहुज नदी बेतला नदी के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना 1631 में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा, वीर सिंह बुंदेला का भी नाम आप याद रखना है ना। और कह रहा आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन भी झांसी में किया जाता है। कौन सा? आयुर्वेदिक महोत्सव का। ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद किला, कौन जो है किसमें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? तो आप लोग बताओगे कौन कौन इसमें शामिल है, उसका आंसर कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे। ठीक है ना, कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे। जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदर्शक को शामिल किया गया है, ये भी करंट में है, तो इसे भी आप तैयार रख लेना। ठीक है, इनका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। नेक्स्ट है भैया, कह रहा है जोड़ा सुमिलित नहीं है, कौन नहीं है? मेहताब बाग लखनऊ में है, तो ये गलत हो गया। मेहताब बाग जो है ना ये आगरा में है, तो यही ए इसका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी शंकर विमान मंडप ये प्रयागराज में है। लाल किला सबको पता है आगरा में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए गलत है, क्योंकि मेहताब बाग जो है वो कहाँ पे भाई, वो आगरा में है। ठीक है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई क्या है? 90 फीट, 60 मीटर, 90 मीटर या 60 फीट? तो ध्यान रखना इसकी ऊंचाई 60 फीट है। ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया है। कह रहा लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। इसे अवध के नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था, है ना। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कई एग्जाम में पूछा गया, जेई में, लेखपाल में, जूनियर असिस्टेंट में, लेखपाल में तो इस साल ही पूछा गया है। कह रहा देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर
जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी, विशालाक्षी या पंचायतन। तो पंचायतन मंदिर जो है ये अपनी वास्तुकला के लिए क्या है, उत्तर भारत का गुप्त काल का दशावतार मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखना, को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर के लिए क्या है, ये स्टाइल है, एक मंदिर स्टाइल, ठीक है। कह रहा ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी पूछा जाता है। ये समर्पित है और इसे गुप्त काल में बनवाया गया था। पंचायतन शैली के मंदिर में मुख्य 4 सहायक मंदिर होते हैं, ठीक है। कह रहा पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर भी हैं, जैसे उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। आप बताओगे कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, और भुवनेश्वर का ब्रह्मादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव का मंदिर बताओगे ये कहाँ पे है, किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय संस्कृति जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर या बरेली। तो ध्यान रखना वाराणसी में नकटैया के लिए क्या फेमस है। कह रहा उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला दशहरा के दिन निकलने वाले एक अद्वितीय संस्कृति जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है। भगवान लक्ष्मण द्वारा सुपर खां की नाक काटे जाने वाले भाग के अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अन्य उत्सव मेला काफिल्य मेला फर्रुखाबाद में है, ठीक है, कंपिल्य कहते हैं वैसे इसे। सुरों का मेला ये कासगंज में है। द्रुपद मेला वाराणसी में है। नवरात्र मेला मिर्जापुर में है। सैयद सालार मेला बहराइच में है और कालिक महोत्सव संभल में। ये सभी मेला आप लोग लिखोगे, ये जो 2 लाइन में मेला दे रखे हैं ना, कमेंट में सभी को बताओगे ये कौन कौन से मेला कहाँ कहाँ है। वीडियो में पूछा गया है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट में बात करूँ आपसे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भाई, बटेश्वर मेला जो आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है, इसका प्राथमिक फोकस क्या है। कृषि प्रदर्शनी एवं व्यापार, पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करना, धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस, या बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए। तो ये डी है, पशु के साथ पशु, ये पशुधन के साथ पशु मेला भी है और बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए ये फेमस है, पशु से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इस ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है, कौन से शहर में। तो सबको पता है नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। कह रहा है ये मेरठ शहर में आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश की मेला। कालिंजर मेला का आयोजन बांदा में, बैरिया घाट मेले का आयोजन हरदोई में, ढाई घाट मेले का आयोजन शाहजहांपुर में, सैयद सालार मेले का आयोजन बहराइच में, गोविंद साहब मेला आयोजन अम्बेडकर नगर में किया जाता है। तो ये सब इंपोर्टेंट मेले हैं, आपको भूलना नहीं है, बार बार रिवीजन करोगे क्लास को तो विश्वास करिए ये रट जाएगी क्लास आपको, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन जो है वो है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया था। सबको पता है 13 जनवरी 2025, ये डेट याद रखना, 13 जनवरी 2025 ए वाला ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डेट भूलना नहीं, पूछी जा सकती है। और ये 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था, ठीक है, 26 फरवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बांदा जिले में किया जाता है। ये कहाँ, बांदा जिले में। कालिंजर मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित किया जाता है। इसी तरह तिगरी मेला का आयोजन अमरोहा में, रथ यात्रा मेला का आयोजन वाराणसी में, सुरो मेला कासगंज में, बटेश्वर मेला जो है आगरा में प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ताज महोत्सव सबको पता है आगरा में किया जाता है, ठीक है ना। ये बड़ा वार्षिक महोत्सव है और ये फरवरी के महीने में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की गई थी। तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के लिए की गई थी, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, सब कुछ इंपोर्टेंट डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये सबको पता है, ये पशु धन मेला है, ठीक है ना। और ये आगरा ताजनगरी से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित है, तीर्थ स्थल है बटेश्वर। हर वर्ष ये विशाल जो मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है। बारिश के मौसम का तो झूला है। बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश बिहार में बारिश में क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, ठीक है ना। ये रक्षाबंधन का समय भी होता है, ठीक है, उसकी शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है। सबको पता है श्रावण महीने में, सावन का महीना, पवन का रसोर, ये गाना भी तो है, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु के समय महिलाओं द्वारा, है ना, ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार के में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया गया। तो ये सोहर मेला है। कौन सा, सोहर। तो सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार के में बच्चों को जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाता है। यह मंगल गीत है या प्रदेश की संस्कृति से जुड़ा गीत है। सोहर में राम और कृष्ण की जन्म सुंदर कथाएं होती हैं, ठीक है ना।
तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना। हमारी कोशिश यही है कि आपको एक से एक शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं। आप लोगों के लिए मेरे 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट में करने हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि भाई आप लोग ये बताओगे कि बटेश्वर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। दूसरा ये बताओगे कुंभ मेला किन 4 जगहों पर लगता है, किन किन नदी पर लगता है, ये बताओगे दूसरा क्वेश्चन। तीसरा ये बताओगे छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखता हूं कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताया करो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको वही क्लास मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए जानी जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।